Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Renaissance with दीपक कुमार। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हो सकता है मैं इस चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊं, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अंडरलाइन कर दिया गया है, आप उसको गौर से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगन विथ फुटबॉल गेम। इस अध्याय में अपनी जो हम बात स्टार्ट करेंगे तो जो एक फुटबॉल का गेम होता है ना, उससे स्टार्ट करेंगे, है ना। मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ इवन प्लेड एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर फीट। यानी कि जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि फुटबॉल है ना, तो फीट से स्टार्ट होता है। इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि ये खेल जो है पैरों से संबंधित है। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इसके जो नियम हैं वो नियम ये है कि इफ़ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, अगर किसी भी बच्चे के जो है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म, अगर आपकी आर्म से टच हो जाती है किसी प्लेयर की एक्सेप्ट द गोलकीपर के अलावा, तो इट इज़ कंसिडर्ड ए फाउल, तो उसको फाउल माना जाता है ना। सो इफ़ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग टू फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर बच्चे किसी खिलाड़ी की कहने का मतलब ये कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में ले करके जो है एक दूसरे को थमाने लगे और स्केल को, तो फुटबॉल नहीं माना जाएगा, है ना। लाइक दिस आपका जो हॉकी है, क्रिकेट है, आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। सभी के अपने अपने नियम होते हैं, ठीक। एज दीज आर फंडामेंटल टू गेम, और ये इसके लिए सार्वभौमिक नियम होते हैं। वी कैन आल्सो ऑल कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। हम उनको उनके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कह सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस गेम्स सोसाइटी आल्सो हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट it from other kinds of society. In large society in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. तो written documents in which we find such rules is called constitution. कहने का मतलब यह है कि इन सारे खेलों की तरह हर समाज में कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं, और इन सोसाइटीज़ से ही उनका जो मतलब रूप तय होता है कि वो किस तरह की समाज, किस तरह की सोसाइटी है, उनके बीच का फ़र्क पता चलता है, ठीक है। तो बड़े समाजों में कई तरह से अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं ना, दिया है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, तो फार्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस, तो वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय कर दिया जाता है। लेकिन आधुनिक देशों में सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम होते हैं, है ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को, उस दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं, ठीक। तो अब हम किस उस पे चलते हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि संविधान क्या है। इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, है ना, या रूल्स की बनी हुई एक पुस्तक जिसके थ्रू आपका राज्य या आपका देश चलता है या आपका शासन चलता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे नीचे लिखा है इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशू एंड आल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की जो मुख्य बातें उन पर ध्यान देंगे, है ना, उसके की फीचर्स क्या क्या हैं। और ईच ऑफ दिस फीचर्स इज क्रूशल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। सारे फीचर्स महत्वपूर्ण हैं किसके लिए, संविधान के लिए। इस पुस्तक में हम जो है कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान देंगे। इंडियन एंड द सम ऑफ दीज विल बी फोकस डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइड में ये जो लिखा है ना, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। 1934 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड, यानी कि इंडियन कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, यानी कि हम अपनी एक संविधान सभा का गठन करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार दिस असर्शन फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म ओनली ऑफ इंडियंस गेंड मोमेंटम। तो हुआ क्या, इसकी मांग जब हुई तो पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, और भारतीयों को लेकर बनने वाली स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के समय बहुत तेज़ी के साथ हो गई, 1946 के समय, है ना। और एट लास्ट द फोटो ऑफ पेज टू सो दैट कि सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी यहाँ पे जो साइड में फ़ोटो में मेंबर्स दिए गए हैं,
ये सारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैं। तो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 तो ये संविधान सभा बनी, है ना। तो दिसंबर से लेके 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनना तैयार हुआ, ठीक है। जो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति, है ना, और भविष्य तय करने का मौका मिला था। 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप्रोच दिस टास्क, है ना, उनको एक मौका मिला कि ये संविधान बनाने का, ठीक है। और इसी काम को बहुत गंभीरता से किया गया, है ना। और इन सब के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इसमें दिया है, देखो, फोटो अलोंग साइड सो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग, ये देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, आज दुनिया के लगभग सभी देशों के पास अपना संविधान है ना। वेल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, और आम तौर पर सभी जो है जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं तो उनसे भी इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन रखते हों कि वो डेमोक्रेटिक हों, है ना। जैसे है चाइना का संविधान है, तो चाइना को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार बनती है ना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, है ना, PLA। तो अब ऐसे तो हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते ना। अच्छा, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ठीक है। और यह ऐसा दस्तावेज होता है जो सभी तुम्हारे जो आइडियल्स हैं उनको एक ही जगह पर बांधता है ना, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार चला सकते हैं। यानी कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों, ठीक है। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है ना, एक ग्रुप होता है रूल्स का, तो जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए अपना सकते हैं, ठीक है। वो ये तय करता है कि सरकार किसी की भी होगी, लेकिन सब चलेंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही, ठीक। तो ये सब हो गया आपका। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पिक दी हुई है, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों। तो ये प्रोटेस्ट किसका है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रीज़। हम यहाँ पे दो कंट्रीज़ की एक सिचुएशन देखते हैं। रिसेंटली हिस्ट्री ऑफ नेपाल की, बॉर्डर इंडिया जो हमारे नॉर्थ पे है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की, और द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990। तो नेपाल क्या था, है ना, नेपाल जो था पहले उसमें संविधान था, फिर उसमें चेंजिंग होता गया। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्चता किसके पास होगी, है ना, राजा के पास होगी। यानी पहले उसमें मोनार्की था, राजा था। पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स, है ना, कि कई दशक तक लड़े लोग इसके लिए। नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि लोग लड़े कि राजा का शासन हटाएं और डेमोक्रेसी लाएं। तो इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ किंग। तो राजा की पावर हटाने में वो जो है सक्सेस हो गए। तो द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। लोगों ने अपना संविधान बनाया, ठीक है। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो पुराने संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते थे। बिकॉज क्योंकि डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ द कंट्री दैट दे वांट, क्योंकि ये उनके अनुसार नहीं चल रहा था, है ना। दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फॉट फॉर, वो उसके लिए लड़ते रहे, ठीक। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल के गेम में, है ना, नियम बदलते रहते हैं, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे, है ना। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू उशर ए न्यू सोसाइटी। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से लोगों ने वहाँ पे एक नया संविधान अडोप्टेड किया 2015 में, अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया, ठीक है। तो ये ऊपर तो एक नेपाल की कहानी थी, यानी पहले इसमें मोनार्की था, फिर बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक। अब इन ए डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद को चुनते हैं, ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर सकें। पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, है ना।
फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। तो संविधान इसके प्रति भी आपके कुछ विकृति से बचाव का संविधान में उपाय मिलता है ना, कि दिस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब हम क्या देखते हैं, तो अगर ये नेता अपने मन की चलाने लगें तो हम लोगों के साथ तो बहुत अन्याय हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि संविधान में प्रावधान है कि जिससे कि हम इनके टायरेनी रूल्स से बच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक छोटी सी घटना दी गई है नीचे आप देखेंगे, इसको पढ़ लेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, है ना। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ वली, classmates are not too fond of him. Miss Rao, the class teacher has to leave the classroom on some urgent work. She asked Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil, है ना। तो मैं यानी कहने का मतलब मैं आपको हिंदी में डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में मेरे को फिर और टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। तो क्लास टीचर अचानक किसी काम से बाहर जाती हैं तो सुरेश को बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। अब ऐसे में सुरेश जो है मौके का फ़ायदा उठाता है और वो अनिल को कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन अनिल कहता है मैंने क्या किया, है ना, व्हाट हैव आई डन। तो वो कहता है जैसे मैडम लौट के आती हैं कि मैडम जब आप बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। तो मैडम उसको कहती हैं अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे, आज तुम्हें छुट्टी के बाद मतलब यहीं रुकना पड़ेगा, एंड आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। और ये 100 बार लिखोगे, 100 बार आप ये लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। तो लेकिन व्हाट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने किया है। तो ये देखो यहाँ पे, जबकि बच्चे ने कुछ नहीं किया था। तो अब ये लड़का जो मॉनिटर था वो एज ए टायरेनी रूलर्स की तरह काम कर रहा है, जैसे कोई नेता हो, है ना, वो अपने मन की चलाने लगे, ठीक। तो लोकतांत्रिक समाज में यानी कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो हमारी जो है संविधान द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकते हैं, ठीक है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, और बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेन, ऐसे कई कानून बनाए गए हैं, है ना, मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको। तो आपने कक्षा 7 की एक पुस्तक में पढ़ा होगा, इसमें लिखा है laws are contained in the section of fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki? Experience in school from your class 7th book. In this chapter we walk about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. तो ये कहानी एक ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी। यू रीड अबाउट हाउ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इक्वलिटी, है ना, समानता का अधिकार देता है जो हमारा संविधान। तो उसके लिए कहानी है, अगर आपने नहीं पढ़ी, है ना, तो आप क्लास 7th के मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 1 को खोल के देख लीजिए। वो आप चैप्टर पहले करेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। तो हमारा संविधान कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। देखिए सब कुछ लिखा है। पर्सन सेज दैट नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनाइज अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राइट टू इक्वलिटी जो है वो हमें जो है किसी भी भेदभाव के खिलाफ, है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता अधिकार, है ना, एक हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक। तो उसमें लिखा अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन ए डेमोक्रेसी इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर। यानी कि कोई भी एक मुख्य ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर अपनी पावर को नहीं थोप सकता। कोई ताकतवर समूह किसी कमज़ोर समूह को दबाकर नहीं रख सकता, ये कह सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी और दी गई है। देखो ये एक क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। तो लड़कियां कहती हैं तो जब कि आज हम ये खेलेंगे, तो लड़के कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे, तो लड़कियां कहती हैं बास्केटबॉल खेलेंगे। तो अब मैडम आती हैं और टीचर आते हैं और टीचर कहते हैं नहीं आप क्रिकेट ही खेलो चलो।
तो अब लड़कियां कहती हैं कि ये तो होना ही था, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, क्योंकि क्लास में लड़के ज़्यादा हैं। तो इस तरह से तो सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू, यानी कि हमारे लोकतांत्रिक समाजों में भी इस तरह की कंडीशन पैदा होती हैं, जहां बहुमत वाला गुट जो है लगातार फैसले लागू करता है और अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता रहता है। तो जैसा कि इस पिक्चर्स में आपने ऊपर देखा है ना, तो समाज में ये वर्ड दिया है यहाँ पे टायरनी, है ना, निरंकुशता। तो ये निरंकुशता का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए भी द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी, है ना। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना, जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यक होते हैं माइनर, जिनकी संख्या कम है, पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे का प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अब यह दबाव एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है ना। अब किसी भी एक समुदाय, मान लीजिए जैसे कि हिंदू हो या मोमडन हो, अब दूसरे समुदाय पे, जैसे पाकिस्तान में ना आपने देखा होगा कि हिंदुओं को मतलब ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं उनको, है ना, और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नहीं तो अब वो अपना देश छोड़ के वहाँ से आ रहे हैं ना, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे एक दूसरे समुदाय के प्रति, तो उसको कहते हैं हम इंटर कम्युनिटी, या फिर एक ही समुदाय के भीतर, यानी एक ही समुदाय के भीतर, यानी एक ही धर्म के अंदर, जाति के अंदर हो सकता है एक जाति दूसरी जाति को दबाने की कोशिश करे, तो उसे इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी आगे कि संविधान क्यों होना चाहिए, है ना, ठीक है। द थर्ड सिग्निफिकेंस रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये हमें बचाता है ना, अपने आप से बचाता है। ये बात ज़रा सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है असल में, है ना। इसका मतलब ये कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे जो है हमारे लिए खुद के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं ना। तो संविधान में ऐसी भावनाओं से बचने के लिए मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की आप ये छोटी सी स्टोरी देखेंगे। छोटी सी स्टोरी क्या है? सबनम इज़ इन ए फिक्स, सी हैज़ ए डिसीजन टू मेक, आई हैव टू चैप्टर लेफ्ट फॉर रिवाइज टुमारो फीट। पढ़ेंगे आप इसको, मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ, ठीक है। कि सबनम जो अपने डाउट में है कि वो कुछ तय नहीं कर पा रही है कि कल की परीक्षा उसको देनी है ना, लेकिन इस समय जो उसका पसंद का जो है टीवी प्रोग्राम आ रहा है, तो वो बिना टीवी प्रोग्राम नहीं देखे रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी, है ना। वो कह रही है बट आई डू दैट, आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। तो उसके बाद कह रहे हैं सबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो आई वांट टू वॉच दिस प्रोग्राम, मैं टीवी देखना चाहती हूँ लेकिन कल मेरा पेपर है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा। तो मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आप टीवी ना देखें तो शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा, है ना। देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, है, और इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। नीचे कह रही है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं देखो पेपर देते हुए मैंने टीवी नहीं देखा और ये जो मेरे 2 चैप्टर थे उनमें से काफ़ी कुछ इसमें आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज, यानी एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्मादों से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों के आसवन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो आप समझ जाएंगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हमारे जो है लोकतांत्रिक समाज में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, किसकी? संविधान की, ठीक है। अब यहाँ से हम एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, देखो प्लीज़, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दूसरी वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षण देखेंगे, यानी द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी एक तीसरी वीडियो बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल फंडामेंटल, है ना, राइट्स होंगे। वो छोटी वीडियो होगी लेकिन छोटी भी नहीं होगी, इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो देखनी है आपको, चैनल के सब्सक्राइब कर दें, ठीक, और बेल आइकन दबा दें।